और खबरों की शुरुआत करेंगे आंध्र प्रदेश से आ रही खबर के साथ। जिला मशरकी गोदावरी में पेश आए सड़क हादसे में जख्मियों की तादाद अब 22 तक जा पहुंची है, जबकि इस हादसे में 9 अफराद की मौके पर मौत की खबर है। महलुकीन में खवातीन की तादाद ज्यादा है। वेलुरु पाड़ू से जंगारेड्डी गोडेम जा रही आरटीसी बस ब्रिज पर से नहर में जा गिरी। जख्मियों को करीबी दवाखाने मुंतकिल किया गया। इमदादी टीमें मुकामी हादसे पर पहुंच गई हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। बस में 47 मुसाफिर सवार थे। हेलीकॉप्टर हादसे में संगीन तौर पर जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। बेंगलुरु में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्हें इलाज के लिए सोलो से बेंगलुरु मुंतकिल किया गया था। 8 दिसंबर को कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में वरुण सिंह जख्मी हो गए थे। इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 13 अफराद हलाक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वरुण सिंह ने बहादुरी और पेशेवराना अंदाज में मुल्क की खिदमत की। उनके गुजर जाने से गमज़दा हूँ। उनकी खिदमत मुल्क कभी फरामोश नहीं कर सकता। उनके अहल खाना व अजीज़ व अकारब से यगानगत का इजहार करता हूँ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी वरुण सिंह की मौत पर रंजो गम का इजहार किया। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद वजीर अजय मिश्रा को फौरी तौर पर वजारत के ओहदे से हटा देना चाहिए, लेकिन मोदी हुकूमत इस मामले को चुनाव से जोड़कर देख रही है। अपर कास्ट के वोट हासिल करने के लिए अजय मिश्रा पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आप उसका सीक्वेंस देखेंगे तो मंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि अगर सुधरोगे इन्हें सुधार देंगे। उसके फौरन बाद उनकी गाड़ी, उनके बेटे ने, उनके साथियों ने मिलकर 5 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया। तो पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि प्री प्लान्ड है, कॉन्स्पिरेसी हुई है, प्री मेडिटेटेड मर्डर है ये, और उनका कत्ल कर दिया गया। और एसआईटी जो बना वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको सो मोटो लिया, वरना तो मोदी और योगी सरकार उसको बचा लेती। अब जब इन एसआईटी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस बात का मुतालबा करती है मोदी सरकार से कि नरेंद्र मोदी उसको अपने मिनिस्टरशिप से हटाएं, इंसाफ को कामयाब करें, वरना वो मिनिस्टर रहेगा और बेटे पर 5 लोगों का कत्ल का इल्जाम, गाड़ी आपके घर में साजिश होती है, तो मिनिस्टर कैसे रहेगा वो? तो उनको उस मिनिस्टर को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको नहीं हटाएंगे, क्योंकि उस मिनिस्टर के अपर कास्ट के वोट उनको चाहिए चुनाव में, इसलिए उनको रखेंगे और होगा ये कि इंसाफ का कत्ल हो जाएगा दोबारा। प्रधानमंत्री उसको चुनाव से देख रहे हैं, क्योंकि जिस कास्ट से उनका ताल्लुक है वो अपर कास्ट है, तो इसलिए उस कास्ट के वोट को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री उनको मंत्री पद पर रखेंगे। ये बहुत गलत बात है और इससे इंसाफ की नाकामी होगी, इंसाफ का कत्ल होगा। अहम खबर, कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए मुंबई में 16 दिनों के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है। साथ ही रैलियों और मुजाहरों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और खिलाफवर्जी करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 28 मामले सामने आए हैं, जिनमें अकेले मुंबई में ओमिक्रॉन के अब तक 12 मामले सामने आए हैं। तो कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई में 16 दिनों के लिए दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दफा 144 नाफिज रहेगी। किसी भी तरह की रैली और मुजाहरों पर पाबंदी रहेगी। खिलाफवर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 28 मामले सामने आए हैं और मुंबई में अब तक 12 मामले सामने आए हैं। और वहीं तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है। कोरोना के नए वेरिएंट के 2 मामलों की यहां तस्दीक हुई है। 2 खवातीन नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर पाई गई हैं। ये दोनों सोमालिया और कीनिया से वापस लौटी थी। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट से 60 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 28, जबकि राजस्थान में 19 मामले नए
वेरिएंट के सामने आए हैं। मालेगांव शहर में बैरून मुमालिक से आए हुए मुसाफिरों की तादाद 40 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से इन तमाम अफराद का RT-PCR जांच कर ली गई है। उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। तमाम लोगों के RT-PCR टेस्ट नतीजा मनफी आया है। 7 दिन बाद दोबारा जांच कर उन्हें बाहर जाने की इजाजत दे दी जाएगी। फिलहाल ओमिक्रॉन की वजह से मुल्क भर में महकमा सेहत आमा चौकस है। मालेगांव कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर भी उभरा था। मकामी महकमा सेहत दोबारा शहर में कोरोना का फैलाव ना हो, इसके लिए चौकस है। अपने मालेगांव में जो है बाहर देश से आने वाले ऐसे 40 लोग अभी तक आए हैं। उनका सभी का RT-PCR रिपोर्ट जो लिया गया है, पहला सैंपल उनका हो चुका है। उसमें से 2 लोगों का दूसरा सैंपल भी 8 दिन के बाद वाला लिया गया है। सभी लोग अभी तक तो फिलहाल निगेटिव है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको 7 दिन तक उनको क्वारंटाइन रखने का हर हेल्थ सेंटर को बोला गया है और वो लोग क्वारंटाइन भी है। उसके बावजूद अगर ऐसा कुछ अपने पास आता है तो अपने जो कोविड सेंटर्स है तो वो चालू हम लोग करेंगे। सहारा है, दिलावर हॉल है, हज हाउस है, उसके बाद कैंप हॉस्पिटल और जाफरनगर का हॉस्पिटल, ऐसे सारे हॉस्पिटल अपने वापस शुरू होंगे। उसकी हम लोगों ने तैयारी अभी तक कर ली है। झारखंड के वजीर सेहत ने ओमिक्रॉन के बारे में तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि WHO ICMR के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज़्यादा फैलने की सलाहियत रखता है। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के असरात का दुरुस्त अंदाज़ा अभी तक लगाया गया हो। उन्होंने कहा कि हम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो हम लोगों ने पहले 4 वेरिएंट देखे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा खराब असर हुआ है डेल्टा का, और ये ओमिक्रॉन के बारे में बताया जा रहा है WHO ICMR और वैज्ञानिक द्वारा कि ये डेल्टा से भी 7 गुना ज़्यादा इसके स्प्रेड करने की क्षमता है। इसी के साथ इसको 30 प्रकार से इसके रूप रंग बदलने के भी आसार हैं। इसके मतलब प्रकार तो अलग अलग तरीके से अभी तक इसको सही प्रकार से वैज्ञानिकों ने अभी तक इसका सही मूल्यांकन मैं समझता हूँ नहीं हो पाया है, नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि ये भविष्य में इसके एक और घातक इसके दुष्परिणाम पड़ सकते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 के लिए जायद उम्र की हद मंसूख कर दी है। अब 65 साल से जायद उम्र के आज़मीन हज भी हज के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं। इस सिलसिले में मरकजी हज कमेटी ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी करते हुए ये इत्तला दी है। हज पॉलिसी 2018 के मुताबिक 70 साल के जायद उम्र के आज़मीन के साथ एक महरम रिश्तेदार बगैर कुरानंदाजी के हज का अहल करार पाता था। अब सिर्फ वही महरम रिश्तेदार साथी के तौर पर हज का अहल करार पाएगा जिसने जिंदगी में हज नहीं किया हो। इसके साथ ही रास्तों को फराहम किए गए खुसूसी जुमरे के कोटे से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने पर इनके दरमियान कुरानंदाजी की जाएगी। 70 साल से ज़ायद उम्र वाले आज़िम हज के साथ महरम रिश्तेदार के तौर पर हज पर रवाना होने के ख्वाहिशमंद अफराद को हलफनामा भी दाखिल करना पड़ेगा। अगर मोमिन शख्स का हज मनसूख होता है तो उस महरम रिश्तेदार की दरख्वास्त भी अज़ खुद मनसूख हो जाएगी। मरकजी हज कमेटी के CEO याकूब शेखा ने बताया कि हज 2022 कोरोना की वजह से मखसूस शराइत व ज़वाबित के तहत मुनक़िद किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 3 मरहलों में होने वाले पंचायत इंतखाबात, हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज हतमी समाअत चल रही है। जया ठाकुर और सईद जाफर की जानिब से दायर की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी समाअत हुई थी, जिस पर हतमी समाअत आज हो रही है। अर्जी गुजार के जरिए पंचायत इंतखाबात में हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन के मामले को चैलेंज किया गया है। अर्जी गुजार की दलील है कि हुकूमत के जरिए 2019 में कराई गई हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन को मनसूख करके 2014 की हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन की बुनियाद पर पंचायत इंतखाबात कराए जा रहे हैं, जो कि न सिर्फ आइन की दफा 243 बल्कि पंचायत राज के जवाबित के खिलाफ है। वाज़ेह है कि पंचायत इंतखाबात पर रोक लगाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट और ग्वालियर बेंच के जरिए 9 दिसंबर के फैसले में रोक लगाने से इनकार किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें हैं। और सीधे रुख करेंगे
भोपाल का हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात पर हमारी नज़र बनी हुई है। आज क्या कुछ अहम कोर्ट में, क्योंकि अभी हतमी समाअत भी चल रही है, है ना, इस मामले को लेकर सुबह 10:30 बजे जो है अदालत ने वक्त दिया था और जो है दोनों तरफ से जो है हुकूमत की तरफ से जो वकील खड़े हुए और फिर जो उन लोग जो अर्जगुजार है जिन्होंने चैलेंज किया उनकी तरफ से जो है दलीलें पेश की जा रही है। तो और इसमें मामले में मध्य प्रदेश के पंचायत इंतखाबात के रिजर्वेशन के साथ साथ महाराष्ट्र में ओबीसी रिजर्वेशन जो है, दोनों मामले पर एक ही साथ जो है एक ही बेंच में समाअत चल रही है और दोनों तरफ से जो मामले किए वहां पर जहां पर ओबीसी रिजर्वेशन का मामला, वहीं पर मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात में जो हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन का मामला उस पर समाअत जारी है। और बुनियादी तौर पर जो है हुकूमत ये दलील पेश कर रही है कि हुकूमत के जो वकील हैं, क्योंकि 2019 में कमलनाथ हुकूमत में जो रिजर्वेशन और हदबंदी की गई थी उसमें बहुत सारी खामियां थी, इसकी बुनियाद पर उसको मनसूख करके 2014 की बुनियाद पर करवाया जा रहा है। जबकि अर्जगुजार का कहना है कि अगर 2014 की बुनियाद पर कराया जाता है तो रिजर्वेशन रोटेशन का फायदा जिन लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात यह है कि 2014 के बाद मध्य प्रदेश में जो 1071 नई पंचायतें वजूद में आई हैं और नए जिले की तश्कील हुई है, उन लोगों जो है पंचायत इंतखाबात के रूल और जो है आइन की 243 जो सी और डी और ई का जो फायदा है वो उनको नहीं मिल पाएगा। अब सुप्रीम जो है लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के बाद ये जो समाअत होगी उसमें क्या फैसला होता है उस पर सबकी नजर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में दफ्तरों का किराया सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में महंगाई के मामले में 17वें नंबर पर है। 2020 में ये पूरी दुनिया में 25वें नंबर पर था। हमारी नुमाइंदा रचना ने यहाँ का जायजा कुछ यूं लिया। भारत में दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में दुकानों का किराया सबसे ज़्यादा है। कनॉट प्लेस में दुकानों का जो किराया है वो दुनिया में 17वें नंबर की सूची में दर्ज किया गया है। संपत्ति सलाहकार फर्म JLL की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में ही खड़े हुए हैं और जो लोग यहाँ पर अपनी दुकानें चलाते हैं, यहाँ आप देखें तो सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, तमाम यहाँ पे ऑफिसेज़ हैं। हर किसी की तमन्ना होती है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में वो अपनी दुकान खोलें। और जिस तरीके से कनॉट प्लेस की दुकानों की बात अगर हम करें तो संपत्ति सलाहकार फर्म JLL की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि साल 2020 में महंगे ऑफिस स्पेस की सूची में कनॉट प्लेस 25वें पायदान पर था और 2021 में ये पहुंचकर 17वें स्थान पर पहुंच गया है। और यहाँ पर जिन लोगों ने अपने ऑफिसेज खोले हैं या अपनी जो शॉप्स खोली हैं उसके लिए यहाँ जितनी भी कंपनियां हैं उनको औसतन $109 प्रति वर्ग फीट की सालाना दर से किराए का भुगतान करना पड़ा है। ये खुलासा किया गया है JLL की रिपोर्ट में। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस ज़रूर घूमना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनके तमाम आउटलेट भी आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। इसके साथ ही ऑफिसेज भी यहाँ पर हैं। तो ऐसे में अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा महंगा जो दुकानों का किराया है वो कनॉट प्लेस में है। और 17वें स्थान की सूची पर जिस तरीके से दिल्ली के कनॉट प्लेस का नाम 2021 में दर्ज किया गया है, जो 2020 में 25वें पायदान पर था, तो ऐसे में हर किसी के लिए यहाँ पर दुकान खोलने का सपना थोड़ा महंगा ज़रूर होने वाला है। लेकिन अब ये अगले साल की सूची में देखना होगा कि कनॉट प्लेस में दुकानें खोलने के लिए या दफ्तर खोलने के लिए कितनी और ज़्यादा भुगतान यहाँ पर जो दुकानदार हैं या जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको करना होगा। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिहार के लखीसराय में किसान खाद की किल्लत से बेहद परेशान हैं। आज सुबह से ही बसकुमान में किसानों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सर्वर फेल होने की वजह से किसानों में खाद तकसीम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से किसानों में नाराजगी है। हंगामा आराई करने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को मनाने की कोशिश की। खाद की किल्लत से किसान काफ़ी परेशान हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर स्थित बिस्कोमान में। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में सुबह से किसान जो है यहाँ पे खाद को लेकर पहुँचे हैं और किसानों की लंबी भीड़ यहाँ पे देखी जा रही है।
काफ़ी देर से यहाँ पे किसान खाद खरीदने को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ किसान भी हैं, हम इनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार। क्या कब से लाइन में हैं आप? सर 5 बजे सर। खाद नहीं मिला? नहीं सर। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? कल भी आए तो बोले कल मिलेगा। कल खाद उतरा सर, 4 गाड़ी खाद उतरा, 5 गाड़ी सर यहाँ, लेकिन नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल रहा है। अभी क्या हो रहा देख रहे हैं अब भीड़ तो बहुत, हम आगे में थे सर तो पीछे आ गए हैं सर, भीड़ के कारण खादे नहीं मिल रहा। सब किसान का वही हाल है। अभी शुरू नहीं हो पाया। अभी कुछ नहीं, नाथिए बोले नेटे ने काम चल कर रहा। खाद क्या नाम हुआ जी, आपका? मेरा नाम तो श्री राम सिंह हुआ। कब से आप यहाँ पे हम खड़ा यहाँ हैं? सिटी से यहाँ आए हैं, 5 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। कल कहा था कल सवेरे से बांटेंगे, बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। कब चाय का भी उपाय नहीं है, कहीं बुलाया बाजार है। में खाद मिल रहा है। बाजार में खाद मिलता है तो 1800 1900 बताता है। वो भी कहता है कि बीज लेना होगा तो खाद देंगे तो नहीं देंगे। काफी परेशानी है। काफ़ी परेशानी है, खेत वहाँ खराब हो रहा है। जिलाधिकारी तो आपने सुना कि खाद को लेकर किसान काफी परेशान है। कुछ महिला भी है, इनसे हम बात करें। के बजे आई लो हैं? कितने बजे आए हैं आप खाद लेने? 8 बजे। नहीं मिला अभी तक? ना। कब से आ रहे हैं आप यहाँ खाद लेने? आए लिए कल आया है। कल भी आए, आज भी। कहाँ से आई हैं आप? पनघारा से। काफी परेशानी हो रहा है। हाँ। बुआई हुआ? खेत में बुआई किए? ना। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? पंचा देवी। तो आपने सुना खाद के किल्लत के कारण किसान काफी परेशान है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। अलीगढ़ के जिस शराब सानही में 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी, इस मामले में 50 से ज्यादा लोग अभी भी जेल में बंद हैं। जेल में बंद रेणु शर्मा की गुज़िश्ता दिनों मौत भी हो गई थी। इसके बाद से ही शराब सानही के अहम मुलजिम कहे जा रहे ऋषि शर्मा और अनिल चौधरी के अहल खाना गुज़िश्ता 1 हफ्ते से सख्त सर्दी के मौसम में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना यही है कि हमारे बेटे और तमाम रिश्तेदार बेकसूर हैं, हमें फंसाया गया है। धरने पर बैठे हुए बुजुर्ग वालिदैन CBI जांच का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे को फंसाया गया है। इस मामले की जांच होगी तो कई अहम नाम रोशनी में आएंगे। वहीं पुलिस धरने पर कोई टेंट भी लगने नहीं दे रही। मेरा बेटे जो शराब में फंसा दिए हैं अनिल चौधरी, और जो मतलब मैं उनके लिए न्याय चाहता हूँ। साजिश की तहत फंसाए गए हैं। मैं CBI की जांच चाहता हूँ। CBI की जांच हो, निर्दोषों को छोड़ा जाए, दोषियों को सजा दी जाए। कब से बैठे धरने? 7 दिन हो गए सर। कब तक रहेगा ये धरना? जब तक रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कोई आया अभी तक आपसे बात? कोई नहीं आया ऐसा जो मतलब। सुखपाली। किस लिए बैठी हो आप? क्यों बैठी हो? बेटा के न्याय को। कौन बेटा? अनिल अनिल चौधरी शराब कांड में फंसा दिया, साजिश के तहत पे फंसा दिया और वहाँ से जेल में थे। जन कहाँ को ले गए। अब क्या चाहती हो आप? अब मैं ये चाहती हूँ कि न्याय होना चाहिए। CBI की जांच होनी चाहिए। CBI की नार की जांच हो। अहम खबर खेलों की दुनिया से। कोहली और रोहित के बीच मुबैना टकराव के बीच कोहली मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना मौक़िफ़ रखा। कोहली वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने से बरहम है। कोहली ने कहा कि सिलेक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे, जो उनका फैसला है। मुझे इत्तला नहीं दी गई, मैं आराम करना चाहता था। T20 की कप्तानी के ताल्लुक से विराट कोहली ने कहा कि मैंने अपने फैसले के हवाले से उन्हें जानकारी दे दी थी, अपना नजरिया उनके सामने पेश किया, जिस पर उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। उसी वक्त मैंने उनसे वनडे और टेस्ट में कप्तानी जारी रखने की बात कही थी। मैंने ये भी उनसे कहा था कि अगर बोर्ड ऐसा नहीं चाहता तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। कोहली के मुताबिक वो टीम के लिए हमेशा दस्तयाब थे और हैं। उन्होंने वनडे खेलने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टिक्कारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।